गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म पे हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली है। तो आज हम लोग ना ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो है सर्कुलेशन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम सर्कुलेशन पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो सर्कुलेशन में बेसिकली दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो होता है ब्लड। ब्लड जैसे हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो उसी में ना जो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो ब्लड होता है। तो आज हम लोग इस क्लास में सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है, हर एक चीज़ का क्या क्या फंक्शन होता है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद जो हम लोग सेकेंड थिंग पढ़ते हैं वो होता है हार्ट। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में सर्कुलेशन दो स्टेजेस में होता है, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है हार्ट। ठीक है, ब्लड तो वो सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, हार्ट में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं लोग ब्लड के बारे में। तो ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने का काम करता है, उन चीज़ों को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है ना वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो भी किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट में मिलता है हमारी बॉडी में, इसलिए हम इसे कहते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होता है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होती है ब्लड सेल्स, जो क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सेल्स मिलती हैं, हर जगह पे सेल्स है, ट्रिलियंस के अमाउंट में हमारी बॉडी में सेल्स है। तो एक तो इसमें सेल्स मिलती है, वो कितने परसेंट होती है, वो होती है 45%। मतलब अगर हमारे ब्लड का एक 100% एस्टिमेट देखें तो उसमें 45% सिर्फ सेल्स ही मिलती है, ब्लड सेल्स। उसके अलावा जो बची हुई होती है उसमें मिलता है प्लाज्मा, ये 55% होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ थिंग इन ब्लड इज प्लाज्मा, लिक्विड में फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मतलब ब्लड की जो लिक्विड स्टेट है किसकी वजह से, वो इस प्लाज्मा की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में भी 70% वाटर होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इस प्लाज्मा में 70 से लेकर 90% तक वाटर होता है। 70 to 90% क्या मिलता है, सिर्फ वाटर मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, वाटर मिलता है। उसके अलावा इसमें क्या मिलता है, उसके अलावा इसमें प्रोटीन्स मिलते हैं, हर एक टाइप के प्रोटीन, जो भी हमारे, जैसे मान लो कि हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स ना सिग्नल लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी बात को पहुंचाने का काम करते हैं। तो सिग्नल का जो ट्रांसफर होता है ना वो हार्मोन्स करते हैं। तो वो हार्मोन भी एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो सारे के सारे प्रोटीन्स इसमें मिलते हैं, वो सारे प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन की कैटेगरी में क्या आ जाएगा, हार्मोन्स आ जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कहने का मतलब जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना, अमाइलेज एंजाइम, प्रोटेज एंजाइम, तो उसके अलावा हमारे ब्लड में भी काफ़ी सारी रिएक्शंस करवानी है। तो उन रिएक्शंस को करवाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी में मिलते हैं, तो इसी कैटेगरी में एंजाइम्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रोटीन के अलावा इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मतलब जो भी हम खा रहे हैं तो वो खाई हुई चीज़ों का जो पूरा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड लेके जा रहे हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या मिलती है, इसमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, क्योंकि देखो हमने जब रिस्पायर किया तो वो ऑक्सीजन ब्लड में रहेगी। अब उस ऑक्सीजन को ब्लड में आएगा, ब्लड से पूरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा, मतलब उसे लंग से पूरी जगह ले जाने का कौन का, ब्लड करेगा। तो उस ब्लड में इसलिए ऑक्सीजन भी मिलती है। इसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है, क्योंकि हमने देखा था कि जब सेल्स अपने सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं, जब सारे फंक्शंस होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वो ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड उसको लंग्स तक लेके जाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। उसके अलावा हमारे सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया। यूरिया एक टाइप का
डेंजरस सब्सटेंस हमारी जिसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, चौथा सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहा है उसके ज़रिए निकालना है। तो ये जो यूरिया होता है ना, यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इसमें मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये सारे सेल्स मिल रहे हैं, फिर काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। हम लोग आजकल बहुत सुनने में आ रहा है एंटीबॉडीज, तो ये सारी ब्लड में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और हार्मोन्स वगैरह, मतलब सारी की सारी चीज़ें किसमें, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। वो भी कितने परसेंट पार्ट में, ओनली 10% पार्ट जो होता है वो इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब 10% पार्ट में ही पूरा होता है, बाकी 90% तो उसमें क्या मिल रहा है, सिर्फ वाटर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ना एक प्रोटीन होता है, तो हम कहते हैं, अगर हम देखें उस प्रोटीन के बारे में, तो एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है कोएगुलेटरी या फिर थ्रोम्बोसिन। ये दो प्रोटीन्स होते हैं, ये कोएगुलेटरी प्रोटीन है, इसी का ये नाम, ये इसी की कैटेगरी में आता है। तो ये थ्रोम्बोसिन कोएगुलेटरी प्रोटीन होता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होता है, इसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। ये सारे ना हमारे ब्लड को, जो हम देखते हैं ना, ब्लड जब कहीं पर पड़ा होता है तो सूख जाता है, तो जम जाता है, इसे हम कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन, दूध लिक्विड है, फिर से दही बन गया तो वो जम गया ना, तो वैसे ही हमारे ब्लड के साथ भी ऐसा होता है। तो उस कोएगुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कोएगुलेटरी प्रोटीन है। और वो कोएगुलेटरी प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, थ्रोम्बोसिन और फाइब्रिनोजन। ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स कोएगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा इतना ही है इसमें पढ़ने के लिए, मतलब इसमें क्वेश्चन से पूछे जाते हैं प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, इसमें 90% वाटर मिलता है। इसके अलावा इसमें ये सारी चीज़ें ये कैरी करता है, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ये जो ब्लड सेल्स होती है ना हमारे बॉडी में, ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती है। पहला हम देखें तो वो होती है WBC, जिसका नाम होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, इसका दूसरा नाम लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है। तो आज ये जो होते हैं ना WBC अलग अलग टाइप के मिलते हैं, लिम्फोसाइट्स की भी अलग अलग कैटेगरी है हमारे उसमें। तो ये जो WBC है वो इनके अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमारे बॉडी में मिलते हैं। ऐसे इसके कुछ नाम अगर हम देखना चाहें तो पहला हो जाएगा ईसनोफिल सेल्स, ठीक है, ईसनोफिल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगी बी सेल्स, ई सेल्स, ठीक है, और हो जाएंगे ऐसे इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, ऐसी 8 कैटेगरीज मिलती है। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें इससे WBC से मतलब है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये इन्हें हम लोग और भी चीज़ कहते हैं, जैसे इन्हें हम लोग सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं फॉरेन बॉडीज, मतलब बाहर से आने वाली जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में एंटर करती है, उनको लड़कर उनको पूरा मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, वो यही करते हैं हमारे रेड ब्लड सॉरी वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका और क्या काम होता है, इसके अलावा ये जैसे मान लो कि फॉरेन बॉडीज को डिटेक्ट करने का काम होता है, एंटीबॉडीज डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन्स जो होते हैं ना, एंटीजन्स क्या होते हैं, हर एक, अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी चीज़ बाहर की है अंदर की है, तो ना हर एक ऑर्गेनिज्म में कोई भी चीज़ एंटर कर रही है, उसके पास कोई स्पेशल चीज़ है जो हमारी अपनी से अलग होती है, उसी को हम एंटीजन कहते हैं। वो एंटीजन्स को डिटेक्ट करने का काम ये वाइट ब्लड सेल्स ही करते हैं, और उनमें भी डिटेक्शन का काम कर कौन रहा होता है, ये बी सेल्स करते हैं। ये बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन डिटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है एंटीबॉडी सिंथेसिस। जो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में इन चीज़ों से लड़ने के लिए, जो एंटीबॉडीज बनती है वो कौन बनाता है, कि WBCs ही बनाते हैं, ठीक है।
तो ये WBC का फंक्शन होता है। WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी होते हैं, फॉरेन बॉडी से लड़ने का काम करते हैं, एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी सिंथेसिस, और इसकी ये सारी कैटेगरीज हैं। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल जो मिलती है वो होती है RBC, इन्हें हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स RBC होती हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये ना ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ये काम इनका ऑक्सीजन कैरी करना है, ठीक है। और इसके ये भी कैरी कैसे करती हैं? ये हमारी अगर रेड ब्लड सेल है, अगर हम इसको रेड ब्लड सेल मान लें, तो इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है। ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये एक इकलौती सेल होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हमारी बॉडी में इकलौती, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी सेल है हमारी बॉडी में, तो न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो वो रेड ब्लड सेल्स होती है, एक्सेप्ट इन कैमल्स। कैमल्स इकलौते ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है। बाकी सारी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके पास रेड ब्लड सेल्स है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसके ना सरफेस, अगर हम देखें बॉल है, बॉल की जो ऊपर का सरफेस है, वैसे ही इसके सरफेस पे एक प्रोटीन मिलता है। उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन। अब जो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, इसका काम ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। अगर इसने क्या किया, ये जल गया और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। अगर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो अभी क्या बन जाएगा? अभी बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। जब इसके बाद ऑक्सीजन जुड़ गया, अब क्या हो जाएगा? अगर ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब ना ये RBC है, इस पे ये है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बना हुआ है? अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम लोग गलती से कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ये होती है CO2, जब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन होती है, लेकिन कभी ना ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, कम ऑक्सीजन आ रही है, तो क्या करता है? ये सिर्फ एक कार्बन की तरह से जुड़कर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो क्या है, अगर वो ये वाली गैस क्या करती है, ये आई इस CO2 को हटा के भगा देती है, और यहाँ पे ये CO जाके जुड़ जाता है। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद ये क्या बना लेगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? इसको पढ़ने का सिंपल रीजन यही है कि जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है हमारे पॉइजनस है, पॉइजन का काम करता है। इसलिए जब हम लोग कभी आग वगैरह में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत निकल रही होती है, तो वो हमारे ब्लड में एंटर करती है, ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है स्लो पॉइजन की तरह हमें सुला देता है। सुलने के बाद फिर तो जल ही जाएंगे। तो ये RBC का काम होता है। RBC का काम ऑक्सीजन कैरी करना है। RBC इसके ऊपर एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और जो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ गई तो उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, मतलब वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा अच्छे से रह पाता है, तो वो वहाँ से ऑक्सीजन को भगा के खुद जाके जुड़ जाता है, और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये नॉर्मल RBC का केस हो गया। अब इनमें एक और स्पेशल ये मानते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन में एक मेटल मिलता है। अगर वो मेटल की कमी हो जाती है तो हमें बीमारी हो जाती है। तो वो मेटल कौन सा होता है? आयरन होता है। आयरन का सिंबल क्या है? Fe, ठीक है, आयरन होता है। और इसकी कमी से हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी? अनीमिया हो जाएगी, ठीक है। अब हम
पढ़ेंगे लास्ट सेल्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्लेटलेट्स। हमारी बॉडी में ब्लड में 3 टाइप की सेल्स मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जो तीसरी है वो है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है वो इस टाइप से दिखती है, प्लेट शेप की, इसलिए प्लेटलेट्स नाम होता है। डेंगू में जब होता है तो यही प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। ये हमारी बॉडी में 80,000 से लेके 150,000 से लेकर 2 लाख तक होती है। अगर ये इससे कम हो जाएंगे तो मतलब 1 से 1 के अगर इससे लेकर 1 लाख के बीच में तो हम ओके हैं, उससे कम हो जाएगी तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इवन डेथ हो सकती है, क्योंकि हमारी इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्लेटलेट्स होती है, इनका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स इनका दूसरा नाम होता है। तब जो ये थ्रोम्बोसाइट्स होती है इनका काम क्या है? इनका सिंपल सा काम है ब्लड कोएगुलेशन। जब भी ब्लड बाहर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको कोएगुलेट्स को जमाने का काम कौन करेंगे? ये प्लेटलेट्स ही करते हैं। ये प्लेटलेट्स होती है ना, इनमें क्या क्या कैसे कैसे बनता है कि देखो, ये ब्लड कोएगुलेशन करती है। अब ऐसा होता कैसे? तो प्लेटलेट्स का कोएगुलेशन अगर हम पढ़ेंगे इसमें सिंपल सा है कि जैसे ही प्लेटलेट्स हम करें तो हमारा ब्लड एयर के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया तो इसमें प्रोटीन मैंने बताया था, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ऑक्सीजन बाहर की एयर के कांटेक्ट में आता तब एक्टिवेट, जैसे ये एक्टिवेट होगा इन कांटेक्ट विद एयर, जब ये एयर के कांटेक्ट में आए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर ये एक्टिवेट हुआ, फिर थ्रोम्बोसिन को एक्टिवेट करेगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर ये जाल, एक मैश बना लेंगे, जाल बना लेंगे। जैसे ही वो मैश बनेगा सारे के सारे सेल उसमें जाके चिपक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? सेल एंटेंगल्ड कर जाएंगे। सेल एंटेंगल्ड कर जाएंगे तो फिर वही सिंपल सा काम हो जाएगा कि वो मतलब उस चीज को वही जो पतली सी हार्ड लेयर बन जाती है वो लेयर बन जाती है, वो ब्लड कोएगुलेट होता है। तो ब्लड यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा हार्ट।